ये दोस्तों, आज के क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता जो कहें दोनों ही उचित है। तो हम जानते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद से जो सभ्यता शुरू हुई उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का जो काल है, उस काल को हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, या 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता फली फूली। इसमें भी दो खंड होते हैं। एक ऋग्वैदिक काल जो आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो हम अभी सबसे पहले वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति का उद्भव क्या देखते हैं हम, इसकी उद्भव मतलब इसका जन्म। तो वैदिक शब्द जो है, वैदिक शब्द वेद से बना है। किससे बना है? वैदिक शब्द जो है किससे बना है? वेद से बना है। अर्थात अगर हम देखें तो विद धातु से वैदिक शब्द का बना हम लोग देखते हैं। तो वैदिक वैदिक शब्द में वेद से जो बना है, तो वैदिक शब्द वेद से बना है, तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक जो शब्द वैदिक है, जो वेद है, वो सूक्त, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ से संबंधित स्रोतों का विवरण है। वेद में क्या है, जैसा कि हम आगे देखेंगे कि जो वेद है वो 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। तो वेद का मतलब वेद क्या है? तो वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ से संबंधित स्रोतों का विवरण है। इसके संकलनकर्ता कौन है? जो वेद है उसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो वेद है उसके संकलनकर्ता कौन है, तो हम आराम से इसको लिखेंगे कि महर्षि वेद व्यास। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेद जो है वो श्रुति पे, मतलब इसका एक नाम जो है वो क्या है? श्रुति। अर्थात श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। तो हम जैसा जानते हैं कि वैदिक संस्कृति में लोग गुरु और शिष्य जो परंपरा हुआ करता था, उसमें ये लोग जो वेद होता था एक दूसरे से सुनकर आगे प्रचार करते थे। तो वेद का एक नाम क्या दिया गया? श्रुति भी कहा गया, जिसे श्रुति साहित्य, इसे क्या कहा गया? श्रुति साहित्य भी कहते हैं इसको। श्रुति साहित्य भी कहते हैं। और संहिता, संहिता भी इसे वेद को हम कहते हैं। जो है वो क्या होता था? सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता था। वेद जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता था? तो सुनकर जाता था। वैदिक संस्कृति में आर्य जो हुए, उन्हें क्या बोला गया? तो आर्य जो था वो श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात और उत्कृष्ट। आर्य को क्या बोलते थे? श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात और उत्कृष्ट बोलते थे। 1853 में
मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आश्रय से किया था। मतलब जो आर्य आर्य शब्द है उसका प्रयोग श्रेष्ठ जाति के रूप में किसने किया था? तो 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। आर्य जो है हम लोग देखेंगे आगे इसका कि आर्य कहाँ से आए, कहाँ के निवासी थे। तो भारत में जो आर्य आए हैं, भारत में जो आर्यों की पहचान हुई है, उनकी जो प्रजाति थी वो नार्डिक प्रजाति। कौन सी प्रजाति? तो भारत में जो आर्य आए हैं उनकी प्रजाति थी नार्डिक प्रजाति। इन सबको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछता है कि भारत में जो आर्य आए थे किस प्रजाति के थे। तो भारत में जो आर्य आए हैं वे नार्डिक प्रजाति के आर्य थे। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत को जैसा कि हम जानते हैं देववाणी, देव भाषा भी बोला जाता है, अर्थात देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। भारत में आर्यों की जानकारी, अगर हम भारत में आर्यों की जानकारी के बारे में पता करते हैं तो ये ऋग्वेद से हमें मिलता है। आर्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि देवव्यापन, महर्षि देवव्यापन, महर्षि देवव्यापन, जिन्हें हम वेद व्यास भी कहते हैं। तो भारत में आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जो कसाइट अभिलेख था, जो इराक का अभिलेख है, कसाइट अभिलेख जो इराक का अभिलेख है 1600 ईसा पूर्व में, और मितन्नी अभिलेख जो सीरिया से है 1400 ईसा पूर्व में, इसमें भी आर्यों के नामों का उल्लेख हम पाते हैं। किससे पाते हैं? तो इराक के कसाइट अभिलेख जो 1600 ईसा पूर्व में, और मितन्नी अभिलेख जो सीरिया का अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व में भी आर्यों के बारे में जानकारी, उनके आर्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। अर्थात आर्यों के बारे में जानकारी हमें उनके नामों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों के जो मूल स्थान है उसके बारे में बहुत से विद्वानों में मतभेद है। क्या है? किसी ने इसे तिब्बत से बोला, किसी ने इसे उत्तरी ध्रुव से बोला, किसी ने इसे मध्य एशिया से बोला। तो आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने अपना तर्क के अनुसार आर्यों के बारे में बताया है कि वे कहाँ के, उनका मूल स्थान कहाँ का था। तो हम इस क्रम में देखते हैं अभी कि आर्य जो थे, आर्यों के मूल स्थान के बारे में विद्वानों में जो मतभेद है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता के अनुसार हम देखते हैं, सर्वाधिक मान्यता के अनुसार आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में इनका माना जाता है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इसे बताया कि जो आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र है, जिसे बैक्ट्रिया प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ पर जर्मन विद्वान जो मैक्स मूलर थे, इन्होंने प्रतिपादित किया कि जो आर्य का मूल स्थान था वो आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में ही माना जाता है। हम आगे देखते हैं कि फिलिप्पो सेटेसी नामक जो एक व्यापारी के अनुसार संस्कृत तथा यूरोपीय भाषाओं में विशिष्ट समानता पाई गई। क्या पाई गई? संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में विशिष्ट समानता पाई गई। अब थोड़ा सा मेरा आवाज में आपको प्रॉब्लम है, मेरे आवाज में प्रॉब्लम है, देखने को मिलेगा। थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है गला में। सर विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने 1783 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक लेख संस्कृत में
एवं यूरोपीय भाषाओं के आधार पर उन्होंने बताया यूरोप को ही आर्यों का मूल स्थान माना। मतलब सर विलियम जोन्स देते हैं 1883 में अपनी पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक लेख में उन्होंने बताया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के आधार पर बताया कि जो यूरोप है वही आर्यों का मूल स्थान हुआ करता था। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद और जैन अवस्था क्या है, ऋग्वेद और जैन अवस्था में समानता के आधार पर आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया, जो कि बहुत ही प्रमाणित माना गया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था मध्य एशिया था। जैसा कि हम अभी बताएं कि बहुत से विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो मध्य एशिया का भाग है उस पर बहुत से विद्वानों ने अपनी सहमति जताई है कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। भारत में आने से पूर्व इस सर्वप्रथम ईरान में है। कहाँ है, तो हम जब देखते हैं कि भारत से ये आल्पस पर्वत से होते हुए ईरान से होते हुए ये भारत में प्रवेश किए। ईरान में जब थे तो वहाँ जब इन्होंने काफ़ी समय बिताया तो उन्हें हिंद ईरानी लोग काफ़ी समय तक वहाँ पर समय बिताया। मतलब जो ईरान में भारत में आने से पूर्व जब सर्वप्रथम ईरान में आए तो वहाँ हिंद ईरानी लोगों ने काफ़ी समय तक अपना समय बिताया। अब हम आगे देखेंगे कि जो विद्वान हैं उन्होंने अपने तर्क के आधार पर आर्यों का जो मूल स्थान है उसके बारे में क्या कहा। जैसे दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र कहा, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया कहा, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने उत्तरी ध्रुव कहा। तो एक चार्ट में हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे जिससे कि आपको भी सहूलियत होगा याद करने में कि एक जगह सब आपको एक ही चार्ट में मिलेगा जो कि आसानी से आप इसको याद कीजिएगा। तो हम देखते हैं इसमें, तो हम देखेंगे कि जो आर्यों का जो मूल स्थान था, जो विद्वानों का विभिन्न मत था, उसके अनुसार हम देखेंगे कि किस विद्वान ने क्या बताया आर्यों के बारे में। तो हम सर्वप्रथम मैक्स मुलर का देखते हैं। तो मैक्स मुलर ने पश्चिम एशिया बताया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछता ही है कि दे देगा एक तरफ मिलाने का विद्वान और एक तरफ उनके द्वारा बताए गए प्रदेश, और पूछता है कि किस विद्वान के तर्क के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैक्स मुलर जिन्होंने पश्चिम एशिया बताया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया, डॉक्टर अविनाश चंद्र झा ने सप्त सेंदो प्रदेश बताया, गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बताया, पी गाइस ने हंगरी एवं डेन्यू नदी की धारा बताया, नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस बताया, विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप था। कौन सा यूरोप था। पेनका एवं हेट ने जर्मनी बताया, रोड्स ने बैक्टीरिया बताया। अब देखिएगा मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अविनाश चंद्र झा, गंगानाथ झा, ब्रह्मर्षि देश, पी गैस हंगरी एवं डेन्यू नदी की धारा, नेहरी एवं गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस, विलियम जोन्स ने यूरोप, पेनका एवं हट ने जर्मनी और रोड्स ने बैक्टीरिया बताया। और दो विद्वान और हैं जिन्होंने आपको डी.एस. त्रिवेदी साहब और एस.डी. कल साहब ने, डी.एस. त्रिवेदी ने इसे देविका जो कि पाकिस्तान का प्रांत है मुल्तान में बताया, और एच.डी. कल साहब ने, एल.डी. कल साहब ने
डी कल्स ने कश्मीर प्रदेश बताया। मतलब बीएस द्विवेदी ने देविका मुल्तान बताया और एलडी कल्स ने कश्मीर प्रदेश बताया। कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र भी हम हिमालय, इसमें हिमालय प्रदेश भी जोड़ देते हैं, हिमालय प्रदेश। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जो विद्वान थे उनके मत के अनुसार कौन कौन से जगह है जहां से आर्यों का मूल स्थान के बारे में पता चलता है। इसको आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से देखिए, लिखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि इससे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो अभी हम आर्यों का मूल स्थान के बारे में देखते हैं। अब हम आगे जब चर्चा करते हैं तो अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। अब हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। ऋग्वैदिक काल एक संक्षिप्त वर्णन में दे देता हूं। ऋग्वैदिक काल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसी काल में ऋग वेद की उत्पत्ति हुई और बाकी की जो 3 वेद रहे, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद, इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। तो इसका क्रम जो हुआ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब हम आगे भी देखेंगे कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद को वेद त्रयी बोला जाता है। अथर्ववेद जो कि जादू टोना से चिकित्सा वशीकरण से संबंधित है, तो ये वेद त्रयी में इसकी गिनती नहीं आती है। तो आगे हम लोग अभी ऋग्वेद काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं, यजुर्वेद के उपवेद कौन है, सामवेद और अथर्ववेद के उपवेद कौन है, इसके संकलन करता है। इसके गाने वाले को क्या कहते हैं? जैसे होतु, ऊर्ध्वहु, गाता, ब्रह्मा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य के स्रोत में, हम लोग वैदिक साहित्य के स्रोत में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद संबंधित है। मतलब कौन कौन है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में जो लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। उपनिषद, अब हम देखते हैं कि उपवेद जो है वो वैदिक साहित्य का अंग नहीं है और जो उपवेद है वो उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। तो उपवेद जो होते हैं, हम लोग देखेंगे कि उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का हम उपवेद देखते हैं तो आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद देखते हैं तो धनुवेद, सामवेद का हम देखते हैं तो गंधर्व वेद और अथर्ववेद का हम देखते हैं तो शिल्प वेद, जिसके रचयिता हम देखते हैं तो विश्वकर्मा। आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे।
साहित्य के अंतर्गत, इसको वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इसको उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य जो है उसको श्रुति, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सुनकर लिखा हुआ साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य को ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान के द्वारा इन्हें प्रदान किया। वैदिक साहित्य जो है उसको ईश्वर ने ऋषियों के द्वारा आत्मज्ञान प्रदान किया, और आत्मज्ञान जब प्राप्त हुआ तो इन्होंने, ऋषियों ने आगे की पीढ़ी को ये जानकारी प्रदान किया। तो जो वैदिक साहित्य का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान के द्वारा इसको सृजन कराया। इसीलिए वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। मतलब ईश्वर के द्वारा जब प्रदान किया गया ऋषियों को, जब उन्होंने आत्मसात किया और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किया, तो ये मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा बताया गया है, जिसे अपौरुषेय और नित्य, अपौरुषेय और नित्य इसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेदत्रयी नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो अथर्ववेद है उसमें लौकिक विषयों के बारे में जानकारी है, यज्ञ संबंधित इसमें जानकारी नहीं है। इसमें लौकिक विषय मतलब जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण आदि के बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि। अब हम चार्ट के माध्यम से वैदिक साहित्य के जो स्रोत है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम लोग इस क्रम में देखते हैं कि ऋग्वेदिक साहित्य अर्थात ऋग्वेद का जब हम सृजन देखते हैं तो ऋग्वेदिक काल में ही हुआ है। तो इसको दो खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हम वैदिक को देखते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि कालक्रम जो बोलिए में फलीभूत हुआ। तो ऋग्वेदिक साहित्य जो है 1000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर वैदिक अगर हम बात करते हैं काल के बारे में, हम साहित्य नहीं काल के बारे में बात कर रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल जो रहा वो 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल जो रहा वो आपको 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो अब हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। तो ऋग्वेदिक साहित्य जो हुआ उस श्रुति के आधार पे यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। इसके दो खंड, एक संहिता जिसे वेद हम कहते हैं और एक ब्राह्मण। संहिता में हम देखते हैं जो वेद है वो 4 वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऋग्वेद जो है स्तुति पे, इसके स्रोत कितने हैं? 10-17। कितने मंडल? 10। इसको जो गाने वाले व्यक्ति हैं उसे हम होतु कहते हैं। क्या कहते हैं? होतु। इस प्रश्न को इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, एक जगह कंसाइज करके आपको दिया गया है। इस पे प्रश्न पूछते हैं कि ऋग्वेद के जो गायन करने वाले हैं या ऋग्वेद को जो चार्ट करते हैं वो कौन है? तो इसको होतु कहते हैं। अब यजुर्वेद को देखते हैं तो इस सूत्र पर आधारित है। इसके 2 भाग हैं। ये प्राचीन गद्य का, इसकी भाषा कैसे लिखी गई है? ये प्राचीन गद्य में इसको गाने वाले को, इसको बोलने वाले को, इसको उच्चारण करने वाले को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वबाहु। सामवेद, साम से ही मतलब है संगीत, स से शाम, स से संगीत हम देखते हैं। तो ये गायन से संबंधित है। इसमें 1549 स्रोत है। गोय रचना अर्थात गायन रचना है। इसके गाने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गातु। अब हम अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा सामवेद जो है नारद ऋषि के द्वारा हम देखते हैं।
शिल्प वेद विश्वकर्मा के द्वारा, अथर्ववेद जादू टोना से भरा हुआ है, इसके 2 भाग, औषधि, और इसको गाने वाले को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा। और कहीं कहीं पे अगर देखिएगा तो अनार्य भी आपको मिलेगा, लेकिन अधिकांशतः आपको ब्रह्मा ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में आते हैं, तो इसमें स्मृति अर्थात स्मरण पे आधारित इसके 2 भाग, कौन कौन, वेदांग जिसकी संख्या 6, उपवेद, वेदांग में कौन कौन, हम देखते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष जिसे 8 भी बोला जाता है। कल्प में हम आते हैं तो गृह, स्रोत, धर्म और शुल्ब सूत्र। कल्प में कौन कौन सा है, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये आपको कल्प के, ठीक है। तो वेदांग कितने हुए, 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम उपवेद की बात करते हैं तो औषधि, शिल्प, गंधर्व और धनु अर्थात योद्धा। उपवेद की चर्चा मैंने यहाँ की थी, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद। औषधि को कहीं कहीं पे आयुर भी लिखा जाता है। तो आज हम आपको वैदिक साहित्य के स्रोत के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब आगे ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक संस्कृति, ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम लोग वर्णन करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से लिखिए, याद कीजिए इस भाग को, क्योंकि आपको वैदिक साहित्य से, वैदिक सभ्यता से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो उपवेद हैं, इनको गाने वाले हैं, कितने मंडल हैं, कितने भाग हैं, इससे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। आप कमीशन लेवल का दीजिए, एसएससी लेवल का दीजिए, रेलवे का दीजिए, तो सब में ये प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आशा है कि आज बहुत आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने ग्रुप में पढ़ने वालों में सभी को शेयर कीजिए। आगे हम लोग फिर क्लास में देखते हैं इसके बारे में विस्तार से बढ़ना। थैंक यू।